Hello friends, welcome to my YouTube channel Chemistry Shock. Now in this video we are going to discuss about the topic crystal field splitting of d orbital in square plane complex. फ्रेंड्स, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में पढ़ने से पहले हम डी ऑर्बिटल में डी स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल का एक स्पेशल केस होता है। कैसे होता है आइए हम जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का एक ज्योमेट्री है जहाँ पर 6 लिगेंड्स हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फ्रेंड्स, जो इन 6 लिगेंड्स की जो डिस्टेंस मेटल आयन से इनके बीच में होती है, इन सभी लिगेंड्सों के बीच की डिस्टेंस मेटल आयन से इक्वल होती है। एंड फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर जो अलोंग द जेड एक्सिस लिगेंड्स है, अगर इसको कम्प्लीटली रिमूव्ड कर दें तो हमारे पास ओनली 4 लिगेंड बचते हैं एंड ओनली अलोंग द वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हमें इस प्रकार हमें ऑक्टा स्क्वायरल प्लेन का ज्योमेट्री मिल जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 लिगेंड हो गए एंड फ्रेंड्स लिगेंड हमारा इस प्रकार से अप्रोच करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 लिगेंड हो गए। लिगेंड इस तरीके से अप्रोच करता है। यहाँ पर 4 लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ऑक्टाहेड्रल से हमें स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री मिल गई। एंड दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा डी ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसका ऑर्बिटल होता है इसमें ऐसे होता है। ये चूँकि इसका ऑर्बिटल स्क्वायर प्लेन जो ज्योमेट्री होती है इसमें लिगेंड के एकदम सामने है एंड इस वजह से इसका रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। इस वजह से जो स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल का स्क्वायर प्लेन में होगा उसके ज्योमेट्री dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा होगा dxy का, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पर हमारा जैसे यहाँ पर dx स्क्वायर यहाँ पर हमारा जैसे कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ऐसे स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होगा वो हमारा dxy का होगा। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होगा, फिर dxy होगा। एंड फ्रेंड्स, अब हमारे पास 3 ऑर्बिटल बचते हैं, dz स्क्वायर, dxz एंड dyz। फ्रेंड्स, इन तीनों में जो z के कंपोनेंट हैं इनमें रिपल्सन सबसे कम होगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारा dz स्क्वायर है इसमें रिपल्सन इन दोनों के बाद इसमें ज़्यादा होगा अपेक्षा इन दोनों के, क्योंकि जो dz स्क्वायर का जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे होता है। एंड फ्रेंड्स, इनके बीच में जो रिंग होता है ये रिंग एक्स एंड वाई प्लेन में बिलोंग करता है, जो कि ये है। एंड फ्रेंड्स, जो ये दोनों है एक्स जेड एंड वाई जेड, ये दोनों तो इस क्रिस्टल फील्ड जो हमारा स्क्वायर प्लेन का ज्योमेट्री है इसमें बिलोंग ही नहीं करता। इस वजह से इनका जो रिपल्सन है वो सबसे कम होगा और इनकी एनर्जी भी सबसे कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी इस ऑर्बिटल का होगा, फिर dxy का होगा, फिर dz स्क्वायर का होगा एंड उसके बाद फ्रेंड्स dxz एंड yz का इक्वल होगा। सबसे ज़्यादा रिपल्सन इसमें हो रहा है, इस वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। एंड सबसे लीस्ट रिपल्सन जो है वो xz एंड dyz में होगा, क्योंकि ये क्रिस्टल फील्ड की जो प्लेन है xy का इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो z है वो ऐसे परपेंडिकुलर में होगा। तो इस तरीके से इसमें ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इस वजह से इसका रिपल्सन सबसे कम होगा और इसी वजह से इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं कि डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग स्क्वायरल प्लेन कॉम्प्लेक्स में कैसे होता है। हमें भी यहाँ पर पता चल गया है कि ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कैसे होती है एंड इसकी एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ 5d ऑर्बिटल है। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है जब यहाँ पर लिगेंड अप्रोच नहीं करती हैं, ये फ्री मेटल है उस कंडीशन में ये है। एंड ये हमारा है फ्रेंड्स, जब इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है
जब हमारा लिगेंड अप्रोच करता है। एंड फ्रेंड्स आगे चलकर ये जो हमारा हाइपोथेटिकल डिजेनरेट ऑर्बिटल है ये 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाता है। पहला हमारा फ्रेंड्स T2G एंड दूसरा हमारा फ्रेंड्स EG। फ्रेंड्स यहाँ तक जो हमारा स्प्लिटिंग होता है वो सेम ऑक्टाहेड्रल के जैसा होता है। यहाँ पर ये हमारा T2G हो गया एंड हमारा EG हो गया। इसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, इसका एनर्जी कम हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर ऑर्बिटल है dx² - y² dz² एंड ये हमारा ऑर्बिटल है dxy dyz एंड dzx। फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमारे जो ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल के जैसे सेम होते हैं। एंड हमने दोस्तों आपको ऊपर बताया कि जो हमारा ये ऑर्बिटल dx² - y² होगा इसका रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है स्क्वायर प्लेन में, इस वजह से इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो फ्रेंड्स आगे चलकर फिर ये 2 ऑर्बिटल में स्प्लिट कर जाता है। फ्रेंड्स ये हमारा ऑर्बिटल हो जाएगा dx² - y² एंड हमारा ये हो जाएगा dz²। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर बताया कि dx² - y² के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है dxy में, क्योंकि इसका रिपल्सन इसके बाद सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स ये भी 2 में स्प्लिट कर जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स dxy एंड हमारा लास्ट में 2 जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे इक्वल एनर्जी के हो जाएंगे dyz एंड dzx। तो फ्रेंड्स इनके और इनके बीच की डिस्टेंस हो गई Δ1, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई Δ2 एंड इनके और इनके बीच की डिस्टेंस हो गई Δ3। तो फ्रेंड्स इस तरह यहाँ पर हम ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हमारा Δ0, मतलब यहाँ पे Δ0 जो O है हमारा यहाँ पे डिनोट करता है ऑक्टाहेड्रल को। यहाँ पर जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है T2G और EG के बीच में, इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। एंड आगे चलकर यहाँ पर dx² - y² का जो रिपल्सन है वो सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला हो जाएगा। उसके बाद हमारा dxy हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सबसे ज़्यादा रिपल्सन dxy में होता है, तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके बाद dxy का हो जाएगा एंड उसके बाद dz² का हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स इन 2 ऑर्बिटल्स का ये तो स्क्वायरल प्लेन के जो प्लेन है उसमें ये बिलोंग नहीं करता है, इस वजह से इनकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स इनके बीच में Δ1 Δ2 एंड Δ3 हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स जो Δ1 है ये Δ2 से बड़ा है एंड जो Δ2 है वो Δ3 से बड़ा है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो इन दोनों के बीच की जो स्प्लिटिंग है वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में। एंड फ्रेंड्स जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो हो जाएगा Δ1 + Δ2 + Δ3। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरीके से हम आसानी से d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ईजी है, एक दो बार आप कर लेंगे तो आप आसानी से आगे इसका d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में आसानी से कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है, ये हाइपोथेटिकल डिजेनरेट में आता है, जहाँ पर इन d ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड अप्रोच होते हैं। एंड फ्रेंड्स आगे चलकर ये 2 सेट T2G एंड EG में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पर ये 3 ऑर्बिटल T2G होते हैं एंड जो 2 हमारे ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे EG होते हैं। एंड फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर बताया कि dx² - y² का जो रिपल्सन है वो सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से इनकी एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। एंड फ्रेंड्स जो हमारा dz² है ये हमारा
इससे कम होगा, यहाँ तक कि DXY से भी कम होगा, क्योंकि इसका जो एनर्जी वो है वो रिपल्सन सबसे ज़्यादा DX² - Y² के बाद सबसे ज़्यादा रिपल्सन DXY में है। इस वजह से सबसे ज़्यादा एनर्जी DX² - Y² की हो जाएगी, फिर DZ² की हो जाएगी, एंड फ्रेंड लास्ट में DYZ एंड DZ की X की हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो ज्योमेट्री है स्केलर प्लेन्स का, उसमें ये बिलोंग नहीं करते हैं। इस वजह से इनमें रिपल्सन सबसे कम होगा एंड इनकी एनर्जी सबसे लीस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह आप आसानी से डी ऑर्बिटल का स्केलर प्लेन्स कॉम्प्लेक्स में आसानी से स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।